हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी ऐप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपके पास इसका 4 सेशन पहुंच गया है। ये 5वां सेशन आपके पास जा रहा। 5 सेशन पहुंचिए, 6वां आपके पास जा रहा है। मैं पहले भी बताया था, लोक प्रशासन के 7 सेशन बनाऊंगा ताकि लोक प्रशासन से कोई प्रश्न आपके छूटने न पाए। तो आपके पास 5 सेशन भेज चुका हूं। ये 6ठा सेशन का पहला क्वेश्चन। 6ठा सेशन का पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 255। संकुचित रूप में यदि परिभाषित किया जाए तो लोक प्रशासन निम्नांकित तक सीमित है। संकुचित रूप में यदि परिभाषित किया जाए तो लोक प्रशासन निम्नांकित तक सीमित है। व्यवस्थापिका तक, कार्यपालिका तक, न्यायपालिका तक या इन सभी तक। प्रश्न नंबर 255 का उत्तर करें भाई। संकुचित रूप में यदि परिभाषित किया जाए तो लोक प्रशासन निम्नांकित तक सीमित है। ये कार्यपालिका तक सीमित है भाई। कार्यपालिका तक कि भाई कार्यपालिका ही प्रशासन करता है, तो कार्यपालिका तक ही सीमित है। प्रश्न नंबर 255 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विस्तृत रूप में यदि परिभाषा दी जाए तो लोक प्रशासन का अर्थ है। प्रश्न नंबर 256, व्यवस्थापिका शाखा का प्रशासन, कार्यपालिका शाखा का प्रशासन, न्यायपालिका शाखा का प्रशासन, सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंध करना। प्रश्न नंबर 256 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। विस्तृत रूप में यदि परिभाषा दी जाए तो लोक प्रशासन का अर्थ है। तो प्रश्न नंबर 256 का ऑप्शन क्या होगा? द ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। सरकारी कारोबार तक वास्तविक का प्रबंध करना। प्रश्न नंबर 256 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, विस्तृत रूप में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है? लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है? यह नीति विज्ञान के, राजनीति विज्ञान के, समाजशास्त्र के, द अर्थशास्त्र के। प्रश्न नंबर 257 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 257, लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है? तो यह है नीति विज्ञान के समीप। प्रश्न नंबर 257 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। 257 का ऑप्शन आ, नीति विज्ञान। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लोक प्रशासन में लोक से तात्पर्य क्या है? राज्य से, जनता से, कार्यपालिका से या सरकार से? लोक प्रशासन में लोक से क्या तात्पर्य है? तो लोक प्रशासन में लोक से तात्पर्य है जनता से। 258 का ऑप्शन बाप का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 259, निजी एवं लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर निम्न बिंदु का है। यह उत्तरदायित्व का है, यह उत्पादकता का महत्व का है, या संरचना की एकरूपता का है, या वैधानिक आधार है। तो निजी एवं लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो है वो अंतर है भाई उत्तरदायित्व। दोनों में उत्तरदायित्व में अंतर है भाई। तो प्रश्न नंबर 259 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 260, निम्न में से कौन सा एक लोक प्रशासन का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कार्य लोक प्रशासन का नहीं है? जन स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थापित करना, ये कार्य तो भाई लोक प्रशासन का है।
विदेश नीति की समस्याएं सुलझाना ये भी कार्य है। निजी कंपनियों और श्रम संघों के मध्य विवादों का निपटारा ये काम थोड़ी लोक प्रशासन करता है, ये गलत है। लोक प्रशासन लोक नीतियों के क्रियान्वयन में जन सहयोग प्राप्त करता है, ये भी सही है। यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं, तो ये सही नहीं ऑप्शन सा, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 260 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कूट वाला प्रश्न है भाई। पॉल एपलबी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पहलू सरकारी प्रशासन को निजी प्रशासन से भिन्न बनाते हैं? पॉल एपलबी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पहलू सरकारी प्रशासन को निजी प्रशासन से भिन्न बनाते हैं? तो ये क्षेत्र की व्यापकता और प्रभाव है, या सार्वजनिक उत्तरदायित्व है, राजनीतिक प्रकृति है, नौकरशाही है। प्रश्न नंबर 261 का भाई कूट के माध्यम से देना है। हाँ, कूट भी देखिए आ ही गया। फिर से, पॉल एपलबी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पहलू सरकारी प्रशासन को निजी प्रशासन से भिन्न बनाते हैं? तो ये क्षेत्र की व्यापकता और प्रभाव ये भिन्न बनाते हैं, सार्वजनिक उत्तरदायित्व भी भिन्न बनाते हैं, और राजनीतिक प्रकृति भी भिन्न बनाते हैं। किसके अनुसार? पॉल एपलबी के अनुसार। यहाँ पे एक प्रशासनिक या विद्वान का नाम दे दिया गया है, उसके अनुसार ये है भाई, और नहीं तो अन्यथा आप ले जाएं। पॉल एपलबी के अनुसार क्षेत्र की व्यापकता और प्रभाव, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक प्रकृति, लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन से भिन्न बनाते हैं। नौकरशाही तो दोनों में ही रहती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ भिन्न बनाते हैं, तो तीनों है, तो 1 2 3 जिसमें हो 1 2 3 ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 261 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 262। डहल ने द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित में से कौन से एक को त्रिसमस्या क्षेत्र में शामिल नहीं किया है? यहां भी विद्वान के अनुसार पूछा जा रहा, ध्यान देना। त्रिसमस्या क्षेत्र ये ध्यान में रख के तब आप उत्तर करेंगे। रॉबर्ट डहल ने द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित में से कौन से एक को त्रिसमस्या में शामिल नहीं किया है? ये मूल्य है, या व्यक्तित्व के अंतर हैं, या नीति निर्माण है, या सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है। प्रश्न नंबर 262 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो रॉबर्ट डहल ने द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित में से कौन से एक को त्रिसमस्या क्षेत्र में शामिल नहीं किया है? तो वो है नीति निर्माण। प्रश्न नंबर 262 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 263। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नवलोक प्रशासन चलिए इसमें हम कूट का भी देखते हैं, शायद आ जाए। नवलोक प्रशासन क्या है? नवलोक प्रशासन पॉजिटिविज्म विरोधी है, राजनीति लोक प्रशासन द्विभाजन का समर्थक है, नौकरशाही विरोधी है, ग्राहकोन्मुख है। इन वक्तव्यों में जो आपका सही है वो आप इन कोड के माध्यम से आपको देना है लोक प्रशासन के संबंध में। लोक प्रशासन के संबंध में क्या सही है, दे आपके कोड द्वारा आपको ये उत्तर देना है। तो चलिए भाई हम इसको आपको बताते हैं कि क्या आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 263 में
263 में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। हम विचार करते हैं। नवलोक प्रशासन, आगे बढ़ते हैं। नवलोक प्रशासन में क्या है, देखिए। नवलोक प्रशासन पॉजिटिविज्म विरोधी है, ये सही है। राजनीति लोक प्रशासन द्विभाजन का समर्थक है, ये सही है। नौकरशाही विरोधी, नहीं भाई ये गलत है। ग्राहकोन्मुख है, ये सही है रॉबर्ट डहेल के अनुसार। तो 1 2 4 ऑप्शन आ में है। बस प्रश्न नंबर 263 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। नवलोक प्रशासन पॉजिटिविज्म विरोधी है, राजनीति लोक प्रशासन द्विभाजन का समर्थक है और ग्राहकोन्मुख है, नौकरशाही विरोधी नहीं है। प्रश्न नंबर 263 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 264 पे आ जाएं। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको हम आपको निर्देश पढ़ के सुनाते हैं, फिर प्रश्नों पे चलते हैं। आगामी प्रश्नांशों में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि क्या कथन ए और कारण आर पृथक पृथक सही हैं, और यदि ऐसा हो तो क्या कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए और अपने उत्तर पत्रक के अनुसार पत्रक में तदनुसार अंकित कीजिए। तो चलिए भाई, अब कूट की सहायता से, कूट क्या होगा, आ वाले में ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको आ ऑप्शन पे लगाना है। फिर बा ऑप्शन पे ए और आर दोनों सही है, आर ए की आर स्पष्टीकरण नहीं करता, ऐसा है तो आप बा ऑप्शन को सही मानेंगे। ए सही है परंतु आर गलत है, ऐसा होगा तो आप सा को सही मानेंगे। ए गलत परंतु आर सही है, ऐसा होगा तो आप दा को मानेंगे। ये ध्यान में रखकर फिर हम प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 264 कथन है ए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक जैसे सामाजिक पर्यावरण में कार्य करते हैं। दबाव समूहों की गतिविधि निजी प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन में अधिक तीव्र होती है। प्रश्न नंबर 264 में देखें तो इसमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही एक जैसे सामाजिक पर्यावरण में कार्य करते हैं, ये सही है। दबाव समूहों की गतिविधि निजी प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन में अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी सही है। दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा तो आप निर्देशन में पढ़े थे, निर्देश में पढ़े थे, तो ऐसे हालात में आपका ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। ऐसे में ऑप्शन बी पे आप जाएंगे क्योंकि दोनों सही हैं पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 265 पे, लोक प्रशासन की एक विशेषता लाभ के उद्देश्य का अभाव है। लोक प्रशासन की एक विशेषता लाभ के उद्देश्य का अभाव है। सरकारी क्रियाकलाप का मूल उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना ना होकर सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना है। तो प्रश्न नंबर 265 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 265, तो लोक प्रशासन की एक विशेषता लाभ के उद्देश्य का अभाव है, सही है। सरकारी क्रियाकलाप का मूल उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना ना होकर सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना है, ये भी सही है। और आर कथन का आर कारण
कथन ए की व्याख्या भी कर रहा है। ये व्याख्या कर रहा है, तो व्याख्या कर रहा है, तो ऐसे हालात में आपका ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई, जब ये दोनों सही हों, जब कथन और कारण दोनों सही हों और कारण कथन की व्याख्या करें, तो आपका ऑप्शन आ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 265 में ये दोनों सही हैं, आर इसकी व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 266, लोक प्रशासन एक कार्य अभिमुखी व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यह लोक नीति को कार्यान्वित करने का कार्य करता है। फिर कारण देख लें, इस पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि लोक प्रशासन की कुशलताओं को उन्नत बनाने के लिए प्रबंध विज्ञान और उसकी तकनीकों को स्वीकार किया जाना आवश्यक हो। तो प्रश्न नंबर 266 में आप देखेंगे कि कथन ए भी सही है। लोक प्रशासन एक कार्य अभिमुखी व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यह लोक नीति को कार्यान्वित करने का कार्य करता है। ये भी सही है, पर कारण को देख लें, इस पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि लोक प्रशासन की कुशलताओं को उन्नत बनाने के लिए प्रबंध विज्ञान और उसकी तकनीकों को स्वीकार किया जाना आवश्यक हो। तो ये सही तो दोनों लग रहे हैं, दोनों सही हैं, पर कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस हालात में आपका ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। समझिए, ये दोनों सही हैं, पर कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न पे आ जाएं, 267 पे कथन है, लोक प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं के लिए कर अथवा मोल न देने पर लोगों को दंड मिलता है। कारण क्या है? निजी प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं अथवा वस्तुओं के लिए मूल चुकाने या न चुकाने का विकल्प लोगों के पास लोगों को प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 267 में देखेंगे तो कथन लोक प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं के लिए कर अथवा मूल्य न देने पर लोगों को दंड मिलता है, सही है। फिर कारण देख लें, निजी प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं अथवा वस्तुओं के लिए मूल चुकाने या न चुकाने का विकल्प लोगों को प्राप्त है, ये भी सही है, पर कारण कथन की व्याख्या नहीं करा, सही दोनों है, पर कारण कथन की व्याख्या नहीं करा, तो आपका ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। समझिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 268, कथन है, कथन भाई देख लें, लोक प्रशासन निजी प्रशासन की अपेक्षा अधिक सर्वांगपूर्ण होता है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन की अपेक्षा अधिक सर्वांगपूर्ण होता है, ये सही है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन का विनियमन करता है, ये भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन की अपेक्षा अधिक सर्वांगपूर्ण होता है और लोक प्रशासन निजी प्रशासन का विनियमन भी करता है, यानी कि कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, तो आपका ऑप्शन आ सही उत्तर होगा, क्योंकि कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 269 में कथन देखेंगे। कथन है, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधक है। लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधक है, ये सही है। ठीक,
अब कारण देख लीजिए, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण भी होगा, ये भी सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। कथन भी सही है, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधक है। और यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन के पतन के कारण ही होगा। तो कारण कथन की व्याख्या करा, तो आपका ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 270 में देख लेते हैं भाई। प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है जिसे समान प्रकार के समूह प्रयत्नों में देखा जा सकता है, चाहे वह समूह परिवार, राज्य या अन्य सामाजिक मंच हो। सही है। फिर देखें, लोक प्रशासन का संबंध विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से। सही तो ये भी है, पर कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। सही दोनों ऑप्शन है, पर कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन बा आ जाएगा। यहाँ पे बा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबंध है? नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबंध है? ये तुलनात्मक प्रशासनिक समूह से है, या मुन्नो ब्रुक सम्मेलन से है, या अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, या नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। प्रश्न नंबर 271 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो नवीन लोक प्रशासन का उद्गम मिन्नो ब्रुक सम्मेलन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 271 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। एक तरफ लेखक है, एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है। अब इसको हम मिलाते हैं, कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है आपको। तो प्रश्न नंबर 272 का हम मिलाना चालू करते हैं। देखिए भाई, प्रश्न नंबर 272, प्रश्न नंबर 272 में देखते हैं, इसमें 4 लेखक हैं और 5 पुस्तकें हैं। इसमें 5 पुस्तकें दी हैं और कोड दिया गया है इधर आबा सादा करके, इधर ABCD करके दिया गया है। तो ये आबा सादा ये आपका उत्तर होगा और ABCD ये लेखक का नाम है और 4 ये जो गिनती लिखी गई है ये पुस्तक का नाम है। तो अब हम चलते हैं, इसको मिलाते हैं। चलिए भाई हम देखते हैं, अब इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। मार्शल ई डिमोक, ये इसकी पुस्तक का नाम क्या है? मार्शल ई डिमोक, ए फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक को 2 से मिला दिया। पॉल H. एप्लबी की पुस्तक का नाम है बिग डेमोक्रेसी। मार्शल ई डिमॉक की पुस्तक का नाम ए फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। पॉल H. एप्लबी की पुस्तक का नाम बिग डेमोक्रेसी है। एल डी वाइट का पुस्तक का नाम इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सी को 4 से मिला देते हैं। और R. वे टीट की पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रश्न नंबर 272 का मैंने किताब और लेखक को मैच किया हूं, एक दूसरे से मिलान कर दिया हूं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बाद में हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। मार्शल ई डिमॉक की पुस्तक ए फिलॉसफी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल H. एप्लबी की बिग डेमोक्रेसी, एल डी वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और R. वे टीट की पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
आर्यभट्ट ने ही कहा था लोक प्रशासन एक कला है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3 ऐसा होगा, जिसमें वही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ए में 2, चारों ऑप्शन आ जाए। ए में 2 भाई, देखिए इसको पहले ही ऑप्शन से आपका सही उत्तर मिलने लगा है। बी में 1, सी में 4, डी में 3। पहली बात तो आपको अगर पता है, आप कंफर्म रहते हैं, तो 1 या 2 ऑप्शन पे भी आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पहले ही ऑप्शन से आपका उत्तर क्लियर हो गया है, और जबकि चारों ऑप्शन क्लियर हैं, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 272 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 273। किसने निम्नलिखित में से लोक प्रशासन विज्ञान को किसने लोक प्रशासन विज्ञान को मानने पर प्रश्न लगाया था और मान के विचारों को इससे पृथक करने की समस्या की ओर संकेत किया था? चलिए भाई, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने लोक प्रशासन को विज्ञान मानने से लोक प्रशासन का विज्ञान मानने के प्रश्न पर प्रश्न लगाया था और मान के विचारों को इससे पृथक करने की समस्या की ओर संकेत किया था? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। ये बर्नार्ड ने, या रॉबर्ट डहेल ने, या जेम्स सी मार्च ने, या और गुलिक और ओरविक ने। ये विद्वान दिए गए हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसी ने लोक प्रशासन को विज्ञान मानने पर प्रश्न लगाया था और मान के विचारों को इससे पृथक करने की समस्या की ओर संकेत किया था। तो उस विद्वान का नाम आपको बताना है। तो ये विद्वान थे रॉबर्ट डहेल महोदय। रॉबर्ट डहेल लोक प्रशासन को विज्ञान मानने से इनकार कर दिया था, प्रश्न लगा दिया था। प्रश्न नंबर 273 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 274। ये भी कोड की सहायता से आपको इसका उत्तर देना है। 274 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो ये आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 274 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए भाई, नवलोक प्रशासन फ्रैंक मेरिनी, ये सही है। फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एल्मेरियन, नहीं ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन डब्ल्यू विल्सन, ये भी सही है। समाकलन द्वारा विरोध समाधान MP फॉलेट, ये भी सही है। तो आपका 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 किसमें है? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 4। हाँ, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। नवलोक प्रशासन फ्रैंक मेरिनी, राजनीतिक प्रशासन विभाजन डब्ल्यू विल्सन, समाकलन द्वारा विरोध समाधान MP फॉलेट। ऑप्शन 274 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 275 पे आ जाएं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न नंबर 275 का, ये आपके सामने दिए गए हैं, ये उनसे संबंधित वाक्य हैं, ये वो हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, और ये तुम्हारा कोड का दिया गया है। इस कोड की सहायता से आपको उत्तर देना है। तो चलिए भाई, अब इसमें से कौन सा सही है?
सुमेलित करना है आपको। तो चलिए हम अब इसको सुमेलित करते हैं। पूरा इसमें स्क्रीन में आ नहीं रहा है। यहां देखिए, हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल लोक प्रशासन सरकार के क्या और क्यों से संबंधित है। लोक प्रशासन कार्यकारी शाखा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन आयोजना, संगठन, समादेश और समन्वय और नियंत्रण का कार्य करता है, नियंत्रण कार्य करता है। लोक प्रशासन लोकनीति के क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक गतिविधियों को अपने में समाहित करता है। तो ये भाई हेनरी फ्यूल का संबंध, हेनरी फ्यूल का संबंध किससे है ये मैं आपको बताता हूं। हेनरी फ्यूल लोक प्रशासन आयोजना, संगठन, समादेश, समन्वय और नियंत्रण का कार्य करता है। भाई ए में तीन सही है। अब आप इसको कहीं लिखते चलिए क्योंकि स्क्रीन में चारों ऑप्शन बराबर आ नहीं पा रहे हैं। चलिए हम छोटा करके कोशिश करेंगे, छोटा करके आपके सामने ले आते हैं। हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल को 3 से मिला दीजिए। हेनरी फ्यूल लोक प्रशासन आयोजना, संगठन, समादेश, समन्वय और नियंत्रण का कार्य करता है। फिर आ जाइए गुलिक, गुलिक को देख लें। लोक प्रशासन सरकार के क्या और कैसे से। लोक प्रशासन कार्यकारी शाखा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। एक बी को 2 से मिला दीजिए। एफ एम मार्क्स लोक प्रशासन सरकार के क्या और क्यों से संबंधित है। सी को 1 से मिला दीजिए। और फिर डी को लोक प्रशासन लोकनीति, डी का 4 में ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन भाई प्रश्न नंबर 275 का ऑप्शन क्या सही हो रहा है। 3 2 4 1, 3 2 4 1। हेनरी फ्यूल का संबंध 3 से हो गया है। गुलिक का संबंध 2 से हो गया है। और एफ एम मार्क्स का 4, दिमाग का लोक प्रशासन सरकार के क्या और कई से संबंधित है। तो इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हेनरी फ्यूल लोक प्रशासन आयोजना, संगठन, समादेश, समन्वय और नियंत्रण का कार्य करता है। ए का 3 से जुड़ा है। फिर बी का 2 से जुड़ा है। गुलिक लोक प्रशासन कार्यकारी शाखा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। फिर एफ एम मार्क्स लोक प्रशासन लोकनीति के क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक गतिविधियों को अपने में समाहित कर लेता है। और दिमाग लोक प्रशासन सरकार के क्या और क्यों से संबंधित है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 276 पे। वास्तविक तुलनात्मक अध्ययन वह है जो निश्चित रूप से अनुभव संबंधी, नोमोथेटिक तथा पारिस्थितिकीय हो। यह विचार किसका है। प्रश्न नंबर 276 देख लें। प्रश्न नंबर 276 ये रॉबर्ट जैक्सन का है, या रॉबर्ट हेल का, या एडवर्ड सिल्स का, या डब्ल्यू फ्रेडरिक्स का है। वास्तविक तुलनात्मक अध्ययन वह है जो निश्चित रूप से अनुभव संबंधी, नोमोथेटिक तथा पारिस्थितिकीय हो। यह विचार किसका है। तो यह विचार देने वाले विद्वान का नाम है
डब्ल्यू फ्रेडरिक्स। 276 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 277, तुलनात्मक लोक प्रशासन से तात्पर्य ऐसे विषय से है। तुलनात्मक लोक प्रशासन से तात्पर्य ऐसे विषय से है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना एवं कार्यात्मकता की तुलना की जाए। या ऑप्शन बा, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में कार्यरत भिन्न भिन्न राज्यों की कार्यपालिका संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। या भिन्न भिन्न देशों की सरकारों की तुलना की जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 277 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 277, तुलनात्मक लोक प्रशासन से तात्पर्य ऐसे विषय से जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना एवं कार्यात्मकता की तुलना की जाए। बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 277 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 278 पे। प्रश्न नंबर 278, पारंपरिक तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों का प्रमुख विशेषता क्या है? पारंपरिक तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों की प्रमुख विशेषता क्या है? पारंपरिक पूछ रहा भाई, यहाँ पे ध्यान देना। पारंपरिक तुलनात्मक लोक प्रशासन यह अनुभवात्मक या आदर्शात्मक या संरचनात्मक कार्यात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 278 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो पारंपरिक तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों की प्रमुख विशेषता थी आदर्शात्मक। आदर्शात्मक। प्रश्न नंबर 278 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 279 पे आ जाएं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन अपने पारंपरिक आदर्शात्मक रूप को त्याग कर अनुभव संबंधी विशेषताएं ग्रहण कर रहे हैं। यह विचार किसका है? तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन अपने पारंपरिक आदर्शात्मक स्वरूप को त्याग कर अनुभव संबंधी विशेषताएं ग्रहण कर रहे हैं। यह विचार हर्बर्ट साइमन का है, या फ्रेडरिक्स का है, या फ्रेडरिक टेलर का है, या हेनरी फ्योल का है? प्रश्न नंबर 279 का उत्तर देने का प्रयास करें। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन अपने पारंपरिक आदर्शात्मक स्वरूप को त्याग कर अनुभव संबंधी विशेषताएं ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा विचार देने वाले हैं फ्रेडरिक्स। ऑप्शन बा। प्रश्न नंबर 279 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 280, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित प्रयोजन हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित प्रयोजन हैं। तो देखते हैं भाई ये कौन से निम्नलिखित प्रयोजन हैं। चलिए कोट का नहीं है प्रश्न, है इसमें आप छोटा करते हैं तभी आएगा ये। आप चलिए भाई, चलिए तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित प्रयोजन हैं। क्या प्रयोजन है? किसी विशिष्ट प्रशासनिक प्रणाली अथवा प्रणाली समूहों की विशिष्टता का अध्ययन करना है, या किसी विशिष्ट पारिस्थितिक विन्यास में विशिष्ट प्रशासनिक रूपों की सफलताओं एवं असफलताओं के कारणों की जांच पड़ताल करता है, या प्रशासनिक व्यवहार में संकर सांस्कृतिक और संकर राष्ट्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायित्व घटकों की व्याख्या करता है, या उपयुक्त तीनों। तो प्रश्न नंबर 280 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित प्रयोजन हैं। देखें, किसी विशिष्ट प्रशासनिक प्रणाली अथवा प्रणाली समूहों की विशिष्टताओं का अध्ययन करना है, किसी विशिष्ट पारिस्थितिक विन्यास में विशिष्ट प्रशासनिक रूपों की सफलताओं एवं असफलताओं के कारणों की जांच पड़ताल करना भी है,
प्रशासनिक व्यवहार में संकर सांस्कृतिक और संकर राष्ट्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी घटकों की व्याख्या करना भी है। तो ये तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 280 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 281, तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की क्या विशेषता है? ये आदर्शात्मक एवं विशिष्ट इकाई विश्लेषण है, या गैर पारिस्थितिकी उन्मुखता एवं सिद्धांत का निर्माण है, या सिद्धांत निर्माण एवं पारिस्थितिकी उन्मुखता है, या उपर्युक्त तीनों। तो प्रश्न नंबर 281 को उत्तर करने का प्रयास करें और ये सेशन अपने दोस्तों के बीच शेयर करते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा था कि लोक प्रशासन से 7 सेशन भेजेंगे, ये 6वां सेशन आपके पास जा रहा है। लोक प्रशासन से टीजीटी या पीजीटी किसी में भी कोई भी प्रश्न कहीं से भी देंगे तो आपकी नज़रों से बच नहीं पाएगा। कठिन से कठिन और सरल से सरल जितने प्रश्न लोक प्रशासन से बन सकते थे उतने प्रश्न आपके सामने लाया हूँ। और रिवीजन क्लास में जो अब तक पूछे गए हैं किसी भी आयोग द्वारा, किसी भी बोर्ड द्वारा, वो रिवीजन क्लास में हम आपके सामने लाएंगे। जब रिवीजन क्लास चलाएंगे तो उसमें थोड़ा व्याख्या करके भी आपको समझाएंगे। जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उसका व्याख्यात्मक हल भी हम आपको देंगे। कहीं भी पूछा गया हो, किसी भी बोर्ड में, किसी भी स्टेट में, वो सारे प्रश्नों का संग्रह करेंगे और उन प्रश्नों को आपके सामने ले आएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 281 देखते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषता। तो ये तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषता है सिद्धांत निर्माण एवं पारिस्थितिकी उन्मुखता। प्रश्न नंबर 281 का ऑप्शन स आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण विद्वान कौन है? तुलनात्मक लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण विद्वान ये फ्रेडरिक्स हैं, या फेरल हेडी हैं, या निम्रोद रफेली हैं, या उपर्युक्त तीनों हैं। प्रश्न नंबर 282 का उत्तर करें। तुलनात्मक लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण विद्वान कौन है भाई? प्रश्न नंबर 282। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण विद्वान फ्रेडरिक्स भी हैं, फेरल हेडी भी हैं, और निम्रोद रफेली भी हैं। और यानी कि आपका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 282 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 283 पे आ जाएं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के पारिस्थितिकीय उपागम की विशेषता क्या है? तुलनात्मक लोक प्रशासन के पारिस्थितिकीय उपागम की विशेषता अंतः सांस्कृतिक विश्लेषण एवं व्याख्या, आदर्शात्मक स्वरूप, विशिष्ट इकाई विश्लेषण, या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 283 का उत्तर देने का प्रयास करें। तुलनात्मक लोक प्रशासन के पारिस्थितिकीय उपागम की विशेषता है अंतः सांस्कृतिक विश्लेषण एवं व्याख्या। प्रश्न नंबर 263 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 284। फ्रेडरिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति बतलाई है। फ्रेडरिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति बतलाई है आदर्शात्मक स्वरूप से अनुभव की ओर उन्मुखता, विशिष्ट अध्ययन से सामान्यीकरण की तरफ झुकाव, पारिस्थितिकी विश्लेषण की प्रमुखता, या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 284 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो फ्रेडरिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति क्या बतलाई है? आदर्शात्मक स्वरूप से अनुभव की ओर उन्मुखता। ये कहा है, बतलाया है। विशिष्ट अध्ययन से सामान्यीकरण की तरफ झुकाव, ये भी बताया है। पारिस्थितिकी विश्लेषण की प्रमुखता, ये भी बताया है। तो आपका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 284 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 285, तुलनात्मक लोक प्रशासन समस्याओं एवं संस्थाओं का अध्ययन है। तुलनात्मक लोक प्रशासन समस्याओं एवं संस्थाओं का अध्ययन है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करता है, या पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य में करता है, या दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में करता है, या आदर्शात्मक परिप्रेक्ष्य में करता है। प्रश्न नंबर 285 का उत्तर देने का प्रयास करें। तुलनात्मक लोक प्रशासन समस्याओं एवं संस्थाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी प्रवेश में करता है। जैसी परिस्थिति होगी उस आधार पर वो करता है। तो आपका 285 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 286, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनता, लोक प्रशासन के विज्ञान बनने के दावे सारहीन ही हैं। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 286 में देखें, ये कथन रॉबर्ट डहेल का है, या हर्बर्ट साइमन का है, या फ्रेडरिक टेलर का है, या हेनरी फ्योल का है। प्रश्न नंबर 286 का उत्तर देने का प्रयास करें। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनता, लोक प्रशासन के विज्ञान बनने के दावे सारहीन ही हैं। तो ऐसा कथन कहने वाले विद्वान थे भाई रॉबर्ट डहेल महोदय। ये कथन रॉबर्ट डहेल महोदय का है। प्रश्न नंबर 286 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 287, तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास को प्रोत्साहित करने में भारी योगदान रहा किसका रहा भाई? प्रश्न नंबर 287 का उत्तर देने का प्रयास करें। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास को प्रोत्साहित करने में भारी योगदान रहा मानव संबंधी दृष्टिकोण का, या ऐतिहासिक दृष्टिकोण का, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, या व्यवहारवादी आंदोलन का। तो चलिए हम बताते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास को प्रोत्साहित करने में भारी योगदान रहा व्यवहारवादी आंदोलनों का। प्रश्न नंबर 287 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 288 पे आ जाएं। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्रंथ का संपादन किसने किया है? ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्रंथ का संपादन किसने किया है? हर्बर्ट साइमन ने, या जोसेफ ला पालोम्बरा ने, या फ्रेडरिक्स ने, या फ्रेडरिक टेलर ने। प्रश्न नंबर 288 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे भाई। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्रंथ का संपादन किसने किया है? ये करने वाले हैं जोसेफ ला पालोम्बरा। प्रश्न नंबर 288 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आ जाएं। प्रश्न नंबर 289, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना किस देश में हुई? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना किस देश में हुई? या अमेरिका में हुई, या ब्रिटेन में, या कनाडा में, या भारत में? प्रश्न नंबर 289 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना अमेरिका में हुई भाई, अमेरिका में। प्रश्न नंबर 289 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 290, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अध्यक्ष रहे। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अध्यक्ष कौन रहे भाई? प्रश्न नंबर 290 में देखें तो हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहेल, या फ्रेडरिक्स, या डेविड स्टर्न। तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अध्यक्ष रहे भाई फ्रेडरिक्स। प्रश्न नंबर 290 का ऑप्शन स आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। तुलनात्मक प्रशासनिक दल से संबद्ध विद्वान नहीं है। तुलनात्मक प्रशासनिक दल से संबद्ध विद्वान नहीं है। फेरल हेडी नहीं है, या वाल्डो नहीं, या राल्फ ब्रेबांटी नहीं, या हर्बर्ट साइमन नहीं। यानी कि एक कोई विद्वान नहीं है तो 3 तुलनात्मक प्रशासनिक दल से संबंधित हैं। ये भी साथ में आप ध्यान देते रहें। तो प्रश्न नंबर 291 का तुलनात्मक प्रशासनिक दल से संबद्ध विद्वान नहीं है, तो ये विद्वान नहीं है हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर 291 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 292, तुलनात्मक प्रशासन के आंदोलन को आत्मचेतन सेल्फ कॉन्शस की संख्या किसने दी है? तुलनात्मक प्रशासन के आंदोलन को आत्मचेतन की संज्ञा किसने दी है? सेल्फ कॉन्शस की संज्ञा हेनरी फ्योल ने, या लूथर गुलिक ने, या ड्वाइट वाल्डो ने, या राल्फ ब्रेब्रांटी ने? प्रश्न नंबर 292 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक प्रशासन के आंदोलन को आत्मचेतन सेल्फ कॉन्शस की संज्ञा किसने दी है? तो प्रश्न नंबर 292 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये देने वाले थे ड्वाइट वाल्डो। प्रश्न नंबर 292 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रमुख ध्येय प्रशासनिक व्यवहार संबंधी ज्ञान की सार्वभौमिक विद्या का निर्माण करना एवं लोक प्रशासन की विद्या को प्रमाणिक और व्यापक बनाना है। यह विचार किसका है? तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रमुख ध्येय प्रशासनिक व्यवहार संबंधी ज्ञान की सार्वभौम विद्या का निर्माण करना एवं लोक प्रशासन की विद्या को प्रमाणिक और व्यापक बनाना है। ये विचार किसका है? तो ऐसा विचार देने वाले थे कॉल्डवेल, या फ्रेडरिक टेलर, या लूथर गुलिक, या मैक्स वेबर। तो प्रश्न नंबर 293 का प्रश्न है, लोक प्रशासन तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रमुख ध्येय प्रशासनिक व्यवहार संबंधी ज्ञान की सार्वभौमिक विद्या का निर्माण करना एवं लोक प्रशासन की विद्या को प्रमाणिक और व्यापक बनाना है। तो ये विचार दिया है कॉल्डवेल महोदय ने। प्रश्न नंबर 293 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रमुख विद्वान भारत में तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रमुख विद्वान कौन हैं? तो वी.ए. पाई पानिंदीकर भी हैं, चंद्र प्रकाश भांभरी भी हैं, कुलदीप माथुर भी हैं। तो यानी कि ये सभी हैं। तो आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 294 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 295 पे आ जाएं। तुलनात्मक लोक प्रशासन को भ्रमों और विलक्षणताओं की प्रचुरता से पूर्ण एक विद्या किसने बताया है? तुलनात्मक लोक प्रशासन को भ्रमों और विलक्षणताओं की प्रचुरता से पूर्ण एक विद्या किसने बताया है? ड्वाइट वाल्डो, या कॉल्डवेल, या विलियम शिफिन, या फ्रेडरिक्स? प्रश्न नंबर 295 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तुलनात्मक लोक प्रशासन को भ्रमों और विलक्षणताओं की प्रचुरता से पूर्ण एक विद्या किसने बताया है? तो चलिए भाई, ये बताने वाले विद्वान थे विलियम शिफिन। प्रश्न नंबर 295 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। ये लोक प्रशासन से संबंधित छठा भी सेशन है। इसके बाद में हम आपके पास 7वां सेशन भी भेजेंगे। लोक प्रशासन से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उतने हम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप सेशन को बार बार देखिए। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। पर यह है कि आप टीजीटी या पीजीटी में किसी में भी बैठते हैं तो आपका पॉलिटिकल साइंस से लोक प्रशासन का जो भी प्रश्न आएगा आपकी नज़रों से बच के नहीं जा पाएगा। साथ में हम रिवीजन क्लास चलाएंगे तो उसमें कम क्वेश्चन लेके उसकी विधिवत व्याख्या करके भी आपको समझाएंगे। बस आप इस चैनल को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें। आप जितना लोकप्रिय बनाएंगे हम उतना ही आपके लिए मेहनत करेंगे और आपकी सफलता में हम सहायक बनेंगे। तो प्रश्न नंबर 295 का ऑप्शन सा सही है। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।